सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 में 12वां पाठ दोहे करने जा रहे हैं बेटा। कल हमने इसका भावार्थ दोनों का सरलार्थ किया था और आज हम लोग इसमें पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर करेंगे, यानी अतिरिक्त प्रश्नोत्तर जो पाठ में दिए हुए हैं और जो पाठ के आधार पर जो प्रश्नोत्तर दिए हैं वो हम लोग करेंगे। तो इसमें पहले हम लोग पाठ से आधारित हैं, पाठ में से जो प्रश्नोत्तर दे रखे हैं हम लोग वो करने जा रहे हैं बेटा। पहला इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि संसार को अपना किस प्रकार बनाया जा सकता है। मीठी वाणी बोलकर संसार को अपना बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर हम लोग मीठी वाणी बोलते हैं तो सब लोग हमारे अपने हो जाते हैं। जैसे इस पाठ में एक कोयल का एग्जाम्पल देकर बताया गया है कि कोयल जैसे मीठी वाणी बोलकर सबको अपना बना लेती है, वैसे ही हम लोग मीठी वाणी बोलकर सबको अपना बना सकते हैं, संसार को अपना बना सकते हैं। उत्तर में इतना ही काफी है बेटा कि मीठी वाणी बोलकर हम संसार को अपना बना सकते हैं। फिर है साधु की तुलना किससे की गई है और क्यों। तो साधु की तुलना यहाँ सूप के साथ की गई है। सूप मतलब छाछ, जिससे गेहूं साफ किया जाता है। अनाज को साफ करने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग किया जाता है, एक तरह से जिस साधन का प्रयोग हम लोग करते हैं उसको छाछ बोला जाता है। ये आपको पिक्चर में दिखाया भी गया है। ये वाला जो है ये छाछ है जिसका हम लोग गेहूं साफ करने के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो यहाँ पर उदाहरण यही दिया है कि साधु जैसे ये छाछ होता है, ये किसी भी यहाँ पर दाने जो अच्छे दाने हैं उसको अंदर रखकर और जो थोथे दाने हैं उनको बाहर गिरा देता है, वैसे ही एक जो साधु होता है उसकी तुलना सूप के साथ की गई है कि एक साधु जैसे सूप हमारे सारे अच्छे दानों को रखकर थोथे दानों को बाहर गिरा देता है, वैसे ही एक साधु भी हमारे अंदर के जो गुण हैं, जो अच्छे गुण हैं उनको हमारे अंदर रखकर और दुर्गुणों को हमारे से बाहर निकाल देता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है बेटा यहाँ पर, दूसरों की भलाई करने वाले ही बड़े होते हैं, बड़े लोग होते हैं। रहीम जी ने कौन सा उदाहरण देकर यह बात बताई है। तो इस पाठ में रहीम जी ने कहा है कि जो लोग परहित करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, वही लोग बड़े होते हैं। तो यहाँ उन्होंने कृष्ण जी का उदाहरण और सुदामा का उदाहरण देकर रहीम जी ने बताया है कि जिस प्रकार सुदामा जो थे वो बहुत गरीब थे, जबकि कृष्ण जी थे वो काफी अमीर थे। और उन्होंने अपने मित्र की यानी सुदामा की उन्होंने मदद कैसे की थी कि जब वो उसके पास मदद मांगने के लिए गए थे लेकिन वो बोल नहीं पाए थे, फिर भी उन्होंने उसकी स्थिति को समझकर उनकी सहायता की थी और अपनी मित्रता निभाई थी। तो आप लोग उत्तर में इतना ही लिख सकते हैं कि रहीम जी ने यहाँ पर कृष्ण और सुदामा का उदाहरण देकर यह बात बताई है, क्योंकि कृष्ण जी ने अपने गरीब मित्र सुदामा की बिना बताए मदद करके अपनी मित्रता निभाई थी। तो यहाँ तक आप लोग उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने से क्या लाभ होता है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार यानी अपनी हैसियत के अनुसार अगर हम लोग कार्य करते हैं तो हमें बाद में पछताना नहीं पड़ता है और हमारी संसार में हम लोग हंसी का पात्र भी नहीं बनते हैं, क्योंकि कई बार अपने आंसर इतना ही होगा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने से हमें बाद में पछताना नहीं पड़ता और हम संसार में हंसी का पात्र हम लोग नहीं बनते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बिना अगर सामर्थ्य के कार्य किया जाता है तो बाद में पछताना भी होता है और जो लोग होते हैं वो हमारा मजाक भी मनाते हैं। तो उन दोनों से ही कार्यों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। अब जो पांचवा प्रश्न है बेटा उसमें दे रखा है कि पाठ के आधार पर नीचे दिए कुछ कथन दिए हुए हैं, उन कथनों में से सामने सही या गलत का निशान आपको लगाना है। तो जब कोई इच्छा होती है तो चिंता भी लगी रहती है। हाँ, क्योंकि जब इच्छा होती है तभी हमारे मन में चिंता भी उभरती है। चिंता भी तभी आती है जब हमारे मन में कोई इच्छा होती है। हमें अवसर के अनुसार बात करनी चाहिए, बिल्कुल हमें अवसर देखकर ही बात करनी चाहिए, क्योंकि जैसे इसमें दोहे में दिया है कि बिना अवसर के कही हुई अच्छी बात भी कई बार फीकी लगती है, वो भी गलत लगती है। तो इसलिए हमें अवसर देखकर ही बात करनी चाहिए। हमें कार्य करने के बाद अपनी सामर्थ्य देखनी चाहिए नहीं, हमें कार्य करने से पहले अपनी सामर्थ्य देखनी चाहिए, उसके बाद नहीं। बाद में फिर तो पछताना ही होता है, फिर सामर्थ्य देखने से क्या फायदा। तो हमें पहले यानी किसी भी कार्य करने से पहले हम अपनी सामर्थ्य देखनी चाहिए, बाद में नहीं। तो यहाँ पर हमारा
ये गलत होगा, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि हमें कार्य करने के बाद अपनी सामर्थ्य देखनी चाहिए, तो यहाँ ये गलत होगा। समय से पूर्व किसी कार्य की पूर्णता के लिए अधीर होना चाहिए नहीं, क्योंकि कोई भी कार्य होता है वो समय पर ही पूरा होता है। कि उसको समय से पहले अगर हम लोग ये सोचे कि पूरा हो जाए, उसके लिए अगर हम लोग बेचैन हो रहे हैं, अधीर मतलब बेचैन, तो उसके लिए हमें बेचैन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो आपका उत्तर होगा वो गलत, यहाँ पर हम लोग गलत का निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि समय से पहले कार्य करने के लिए हमें अधीर होना चाहिए, हमें बेचैन होना चाहिए, तो ये गलत रहेगा। उसके बाद है बातचीत के आधार पर प्रश्नोत्तर। तुच्छ आदमियों से बैर और दोस्ती क्यों अच्छी नहीं होती? तुच्छ व्यक्तियों से यानी छोटी सोच वाले जो लोग होते हैं, नीच लोग होते हैं, उससे हमारे बैर और दोस्ती दोनों ही गलत होती है। क्योंकि अगर उनसे हम लोग बैर रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान करते हैं। अगर क्योंकि वो जो नीच लोग होते हैं उनकी सोच ऐसी होती है कि वो हमारा बुरा ही करने की सोचेंगे, और अगर उनसे हमारी दोस्ती भी हो जाती है तो भी कहीं ना कहीं हमारा बुरा ही होता है, क्योंकि वो हमारे अंदर कुछ ना कुछ दुर्गुण ही डालेंगे, कोई ना कोई गलत ही कार्य हम लोगों से करवाएंगे। उनके साथ रहकर हो सकता है कि कोई गलत कार्य हमारे हाथ से भी हो जाए, तो इसलिए हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और वैसे भी अगर किसी नीच व्यक्ति के साथ अगर हम लोग अपनी दोस्ती रखते हैं, तो उसके साथ उसकी बदनामी के साथ साथ उस व्यक्ति की भी बदनामी साथ साथ होती है, यानी उसकी भी एक तरह से बेइज्जती होती है जो उसके साथ रहता है। और अगर कोई भी गलत कार्य वो करता है तो साथ साथ दूसरे के भी फंसने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए उनसे ना दोस्ती रखनी चाहिए और ना ही दुश्मनी रखनी चाहिए। रहीम ने शाहों के शाह की किन किन विशेषताओं को उजागर किया है? उदाहरण में उन्होंने वो चिंता वाले दोहे में बताया गया है कि जो यहाँ पर कहा गया, जो शाहों के शाह यानी राजाओं के भी जो राजा होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है कि एक तो वो बिल्कुल निश्चिंत होते हैं, उनमें कोई भी चिंता की भावना नहीं होती है, वो बिल्कुल चिंताहीन होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम टेंशन नहीं होती है। दूसरा, उनकी जो इच्छाएं होती हैं, इच्छा उनकी तो होती है, इच्छा तो वो रखते हैं, लेकिन इतने अमीर होने के, उनके पास खूब पैसा होता है, खूब सारी उनके पास सेना होती है, तो उनको किसी भी चीज की वो बहुत ज्यादा सुखी होते हैं। यहाँ पर हम लोग सुखी के लिए उनका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर चिंता खत्म हो जाती है तो जो मतलब इच्छाएं खत्म हो जाती तो चिंता भी खत्म हो जाती है, और चिंता अगर खत्म हो जाती तो व्यक्ति सुखी हो जाता। तो यहाँ पर हम लोग शाहों के शाह को एक सुख के रूप में उनको लेके चलते हैं कि वो बहुत ज्यादा सुखी व्यक्ति है। अवसर के अनुसार बात न करने से क्या परिणाम होते हैं? अगर हम लोग अवसर के अनुसार बात नहीं करते तो हम लोग एक हंसी का पात्र बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी भी अवसर पर, अगर कोई खुशी का अवसर है तो वहां अगर हम लोग कोई दुख की बात करते हैं, तो वो भी अवसर के अनुसार बात नहीं हुई। और अगर किसी हम लोग खुशी के मौके पर जाकर अगर हम लोग कोई दुख भरी बात बोलते हैं, तो वो भी एक तरह से अवसरहीन है, और वो भी उस टाइम गलत लगती। तो इसलिए हमें, और अगर उस टाइम हम लोग कैसे ऐसे ही बातें करते हैं जो बिना अवसर के बोली जाती है, तो हम लोग एक तो हंसी का पात्र बनते हैं, दूसरे लोग हम लोगों से बात करके खुश नहीं होते। फिर है समय से सब कार्य होते हैं। इस बात को समझाने के लिए आप क्या क्या उदाहरण देना चाहेंगे? हर कार्य समय के अनुसार ही होता है बेटा, ये हमारा प्रकृति का नियम है कि कोई भी कार्य होता है उसमें समय चाहिए, वो समय के अनुसार ही होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल लगा सकते हैं कि भी दिन और रात का हम लोग उदाहरण ले सकते हैं, सुबह शाम का हम लोग ले सकते हैं, या ऋतु परिवर्तन जो हमारा होता है उसका हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। जो हमारे पेड़ पेड़ पौधे हैं उनका, जैसे इसमें दोहे में ही दिया गया है कि कितना भी पानी डालो लेकिन पौधे पर फल जब लगते हैं जब उसका समय आता है। तो वैसे ही हम लोग दिन रात का अगर लगा सकते हैं कि मान लो अभी दिन है और हम लोग ये कहें कि झट से रात हो जाए, तो नहीं, वो रात अपने समय पर ही होगी। अगर रात है और हम ये कहें कि 1 मिनट में सूरज निकला है, तो नहीं, वो अपने समय पर ही निकलेगा। तो दिन और रात, सूरज का निकलना ढलना, ये सब किससे होता है? समय के अनुसार होता है। जो हमारा ऋतु परिवर्तन है कि आज अगर मान लो सर्दी है, हम लोग सर्दियों से परेशान होकर आज ही हम ये कहें कि नहीं कल गर्मी हो जाए बिल्कुल,
तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें भी समय लगना है। अगर हमारा आज बारिश में नहाने का मन करता है और हम लोग ये सोचे कि वर्षा ऋतु शुरू हो जाए आज से ही, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे अपने समय के अनुसार होते हैं। जो ऋतु चक्र होता है वो अपने समय के अनुसार ही होता है। अब उसके बाद है अनुमान और कल्पना। तो यहाँ पर लगाइए आप कि मान लीजिए आपके पिताजी ने आपको जेब खर्च के लिए हर महीने 100 रुपए देते हैं, तो आप उसे किस प्रकार खर्च करेंगे? ये आपकी सोच पर निर्भर करता है बेटा, कि आप उसको किस प्रकार खर्च करेंगे। तो हम लोग पहले इसमें लगा के चलते हैं कि मान लो पिताजी ने यहाँ पर 100 रुपए हमें दिए हैं, तो उसको हम लोग किस प्रकार से खर्च करेंगे? कुछ अपनी जैसे पढ़ाई लिखाई का जो अपना सामान है उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे, थोड़ा बहुत हम लोग खाने पीने में उसको प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, अगर किसी जरूरतमंद इंसान, अगर किसी को मदद की आवश्यकता है, तो हम उसके लिए भी इन पैसों को खर्च करना चाहेंगे, कि अगर किसी को आवश्यकता है उन पैसों की और उसको मदद चाहिए, तो हम लोग उसके लिए भी उन पैसों को खर्च कर सकते हैं। फिर है बाजार से सब्जी खरीदते समय, फीस देते समय या नाटक की तैयारी करते समय हमें कौन कौन सी बातों का करना अवसर के अनुकूल नहीं होगी। अगर हर स्थिति के लिए आपको दो दो बातें बतानी, मान लीजिए हम लोग कहीं मार्केट में किसी बाजार में बेटा सब्जी खरीदने गए हैं, और हम लोग अगर किसी भी सब्जी लेने के लिए उसको बोल देते हैं कि हाँ इसको तोल दो, और हम लोग उस टाइम ध्यान ही नहीं देते, हम लोग कार्य क्या करते हैं, हमारा इधर उधर ध्यान होता है, ना उसके तोलने पे हमारा ध्यान होता है, ना ही अगर हम लोग पैसे दे रहे हैं और ले रहे हैं। अब ये तो हम लोग नहीं करेंगे कि वो कोई भी, अगर उन्होंने पैसे दिए और हमने यू के यू डाल के ले आए, तो वो चीज़ भी ठीक नहीं, वो भी एक तरह से अवसर के अनुसार नहीं हुआ वो काम भी हमारा। अगर स्कूल में हम लोग फीस लेने जाते हैं, तो वहाँ पे उसकी फीस की जो रसीद है वो ना लेकर, या वहाँ जाकर अगर हम लोग ये कहें कि मुझे स्कूल फीस में कोई चीज़, मुझे ये खरीदनी है, मुझे वो खरीदनी है, क्योंकि स्कूल में फीस अगर भरने गई है तो हमारा वही काम हो जाता है कि हमें स्कूल में फीस भरनी है। तो उसके अलावा जैसे नाटक की तैयारी, तो उसमें अपने संवाद वगैरह वो कोई भी याद नहीं करना, वैसे ही उधर आके खड़ा हो जाना, या किसी और फालतू के कामों में अपना समय जो है वो नष्ट करना, उस तरह वो एक अवसर के अनुसार कार्य नहीं होगा हमारा। उसके बाद हमारे आते हैं बेटा भाषा के आधार पर बातचीत। इसमें कागा काको धन हरे कोयल काको देत, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। तो इसमें हमारा दे रखा है उपरयुक्त जो उदाहरण दिए हैं, पहली लाइन में क वर्ण का प्रयोग कई बार हुआ है। जैसे आपने इसमें देखा कि कागों में, ये देखिए जैसे कागा है उसमें क का वर्ण प्रयोग, क वर्ण की आवृत्ति हुई है ये वाली। इसमें काको में फिर से क वर्ण की आवृत्ति हुई है, कोयल में हुई है, काको में हुई है। तो यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति, यहाँ पर बार बार इसका, यानी आवृत्ति मतलब उसका बार बार प्रयोग होना, तो यहाँ पे क वर्ण बार बार प्रयोग हुआ है। इसके बाद जो दूसरी है, तो उसमें हमारा कौन सा वर्ण प्रयोग किया गया है? च वर्ण। जैसे इसमें चाह, चाह में च वर्ण का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर चिंता में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ यानी एक ही वर्ण की अगर बार बार आवृत्ति होती है, तो उससे क्या होती, भाषा की सुंदरता बढ़ती। भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हम लोग अलंकार का, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और अलंकार क्या होते हैं बेटा, कि किसी भी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम कुछ तत्वों का प्रयोग करते हैं, तो वो अलंकार होते हैं। जैसे औरत अपने उसको सुंदरता को बढ़ाने के लिए गहनों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही जो अलंकार होते हैं उनको आभूषण भी हम लोग कह सकते हैं, भूषण। तो यहाँ पर उसको अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जैसे गहनों का प्रयोग होता है, वैसे ही काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग होता है। और अलंकारों में इनके अलग अलग नियम है। जैसे अनुप्रास जो अलंकार है उसमें एक वर्ण की आवृत्ति हम लोग करते हैं, यानी जैसे यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर हमने क वर्ण की आवृत्ति की है, तो क वर्ण के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि एक ही वर्ण यहाँ पर बार बार आया है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं कि नीचे दिए गए पंक्तियों में से ऐसे शब्दों को छांटिए जिनके प्रारंभ में किसी एक वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर साथ साथ यही भी बताइए कि किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। ये सॉरी यहाँ पर गलत लिखा गया है, क्योंकि यहाँ, तो ये हमारा बेटा नेक्स्ट वाला हम लोग ये करते हैं।
नीचे दी गई इसमें प्रारंभ में यानी नीचे दी गई पंक्तियों में से कौन ऐसे शब्दों को छांट कर आपको लिखना है जिनके प्रारंभ में किसी एक वर्ण की आवृत्ति हो, या आवृत्ति मतलब उसका बार बार जो वर्ण आ रहा हो उसका। साथ ही यह भी बताइए कि किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। जैसे हमने ऊपर वाले शब्दों में आप लोगों को बताया वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने वो शब्द छांटने हैं जिनमें एक वर्ण की आवृत्ति हुई हो। तो ये देखिए जैसे साधु, फिर यहाँ सूप, ये सुभार। तो इनमें हमने क्या देखा कि यहाँ पर सवर्ण की आवृत्ति इसमें भी हुई है, स इसमें भी आया है और स इसमें भी आया है। तो यानी साधु, सूप और सुभाय शब्दों में सवर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी सवर्ण बार बार आया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, कारज धीरे होतु है काहे होत अधीर। तो यहाँ पर हमारे दो शब्द, जैसे इसमें कारज है तो कारज में किसका क वर्ण की आवृत्ति हुई है, काहे उसमें फिर क वर्ण की आवृत्ति हुई है, होतु में ह वर्ण की हुई है, होत में फिर से ह वर्ण की हुई है। तो यहाँ पर कारज और काहे में क वर्ण की और होतु और होत में ह वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार। उसके बाद है नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात। तो यहाँ पर बिन यानी पहले बिन और बात, ये वाला बिन यहाँ पर इसमें ब वर्ण की आवृत्ति हुई है, ये बात में यहाँ इसकी ब वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ब वर्ण की हम लोग यहाँ शब्द लिखेंगे बिन और बात। तो यहाँ पर ब वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार हुआ। उसके बाद हमारा जो भाषा के आधार पर है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि नीचे दिए गए शब्दों के हिंदी रूप लिखने हैं, यानी इसका एक तरह से आप लगा सकते हो कि इनके शब्दार्थ, आपको शब्द का अर्थ बताना है। काको किसका, विचारी सोचकर या विचार करके, सुभाय स्वभाव, कारज कार्य, सा राजा, सुनाए सुनाकर। ठीक है, ये हमारा हो जाता है फिर क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारे भाषा के आधार पर प्रश्नोत्तर थे बेटा। इससे पहले हम लोगों ने जैसे अनुमान और कल्पना के आधार पर किए थे, और जो पाठ के आधार पर थे वो सारे हम लोगों ने प्रश्नोत्तर किए हैं। तो ये आप लोगों को सारे याद करने हैं, एक बार इनको समझ जरूर लेना बेटा ये वीडियो देख के, और इनको सबको समझना है और अपनी इसमें ज्ञान सागर की बुक में इनको कंप्लीट करना है, पूरा करना है। थैंक यू।